अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी और बात करेंगे कुछ बजट के हवाले से। बजट की तैयारियां हैं अपने आखिरी मराहिल में, कुछ ही दिन में बजट आने वाला है। बजट आने से पहले ताजर बिरादरी में बड़ी बेचैनी रही और अभी भी मौजूद है। ताजर बिरादरी का यह कहना है कि स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं बिठाया जा रहा गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिवाइवल की बात हो, चाहे वो दुकानदारों की बेहतरी की बात हो या फिर महंगाई की बात हो। अभी तक तमाम चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी यही कहना है, ताजिर बिरादरी का भी यही कहना है। ताजिर बिरादरी का तो ये तक कहना है कि हमसे ये भी नहीं पूछा जाता कि कौन से टैक्सेस में किस तरह से बेहतरी लाई जाए ताकि आम आदमी, छोटा दुकानदार कुछ फ़ायदा उठा सके और फिर उसका असर ख़रीदार पर भी पड़े। ख़रीदारी बहुत ज़्यादा तेज़ी से महंगी हुई, चाहे वो कपड़ों की ख़रीदारी हो, खाने पीने की अशिया की ख़रीदारी हो या फिर कोई भी ख़रीदारी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से लेकर तमाम चीज़ें बहुत तेज़ी से महंगी हुई। इस तेज़ी से महंगी होते जो चीज़ें हैं इसमें एक चीज़ बड़ी पॉजिटिव रही, पेट्रोल की कीमत। पेट्रोल की कीमत तकरीबन 40 से 39 रुपये के करीब जाकर कम हुई है, लेकिन इसका असर आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा। नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी हैं। उनसे इस पर बात करते हैं। नईम साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। नईम साहब, सर बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर बात करनी है। एक तो हुकूमत बड़ी तेज़ी से बजट की तरफ बढ़ रही है। ताजिर बिरादरी की जो शिकायतें हैं वो मैं आपसे पहले भी डिस्कस होता रहा। रमज़ान भर से हम सुन रहे हैं। अतीक मीर साहब से मेरी बात हुई, वो कराची के लिए बड़े परेशान रहे। फिर आपसे जब बात होती है आप पूरे पाकिस्तान और पंजाब भर के लिए बात करते हैं। सर मसला हम चेंबर ऑफ कॉमर्स से भी कर लें बात, चाहे आप लोगों से, मसला यहाँ पर आकर बन रहा है कि हुकूमत ताजिरों के साथ नहीं बैठ रही। क्या ये बात इस हद तक दुरुस्त है कि नहीं बैठ रही जिसकी वजह से मुश्किलात खड़ी हो रही हैं? देखें, बात ये है कि ये हुकूमत जब से आई है ना, ये हुकूमत जो है इसने अपना ताजरों में कोई इमेज ही, अपना पॉजिटिव इमेज डेवलप नहीं किया। और इस हुकूमत ने शुरू ही से ताजरों को चोर गर्दाना, और ताजरों के साथ इस हुकूमत का जो ज़हनी फासला है वो बहुत ज़्यादा है। और यूँ महसूस होता है कि ये नौकरी पेशा लोगों की हुकूमत है, और टेक्नोक्रेट्स जिन्हें कहा जाता है। और नौकरी पेशा लोग जो होते हैं उनका एक अपना स्टेट ऑफ माइंड होता है जो बिल्कुल कारोबारी फ़र्द के स्टेट ऑफ माइंड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और अब नौकरी पेशा लोग जो हैं वो तमाम कारोबारी हुकूमत को चला रहे हैं और फैसले कर रहे हैं, जिसके नतीजे में दुरुस्त फैसले स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाकर नहीं हो रहे और उनके कोई अच्छे नताइज भी नहीं निकल रहे। आप मुझे ये बता दें कि क्या इस मुल्क के अंदर गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर क्या बैरूनी सरमायाकारी बढ़ी है या कम हुई है? क्या यहाँ से पैसा बाहर ज़्यादा गया है या इस मुल्क के अंदर पैसा ज़्यादा आया है? क्या मुझे ये बताएं कि कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है? क्या हमारी ग्रोथ पिछले 5 सालों में अगर 5.8% की शरह तक पहुँच गई थी, तो आज वो मनफी 0.5 की शरह तक जाने वाली है, और कुछ लोग कह रहे हैं शायद ये 1.5% तक भी, मनफी 1.5% तक चली जाए। तो क्या हमारी ग्रोथ बढ़ गई है? क्या हमारी पर कैपिटा इनकम जो है वो जो पिछले 5 साल दौर में 1630 या 40 जो डॉलर हैं पर एनम, वो पर पाकिस्तानी हो गई थी, आज उसमें 48,000 या 50,000 रुपये सालाना की कमी वाक़या हुई है। इसी तरह हमारी 51 अरब डॉलर की मईशत सुकड़ गई है, यानी हमारी जीडीपी का जो वॉल्यूम था वो 51 अरब डॉलर जो है वो कम हुआ है, और वो 300 गालबन 12, 14 या 15 अरब रुपए था, जो कम होकर 200 कुछ अरब रुपए रह गया है। बिल्कुल तो ठीक। अब इस सूरत हाल के अंदर कि जब आप जीडीपी ग्रोथ भी ना ले रहे हो, आपकी जीडीपी सुकड़ रही हो, आपकी पर कैपिटा इनकम जो है वो नीचे चली जाए, और फिर साथ ही साथ आप पर जो कर्जों का बोझ है, यानी ये हुकूमत जब आई थी तो इस हुकूमत ने ये कहा था कि हम 10,000 अरब रुपए के जो कर्जे हैं ये हम जो है ना ये कम करेंगे। तो अभी इन्होंने जो है ना जी ये 15,000 अरब रुपए के कर्जे ले लिए हैं, और 35,000 अरब रुपए का कर्जा जो है आज भी इससे ज्यादा बल्कि इससे स्टैंड कर रहा है। और एक पाकिस्तानी जो पहले 1 लाख और 14 या 15,000 रुपए का मकरूज था, आज वो 1,60,000 रुपए का मकरूज हो गया। बिल्कुल तो ठीक। अगर अगर जितने भी हम मुआशी आशारिये देखें वो तो सारे के सारे गिरावट का शिकार हैं। और करेंसी की डी वैल्यू देख लें, जो इन्होंने करेंसी को बुरी तरह डी वैल्यू किया है, उसकी तो कहीं मिसाल ही नहीं मिलती।
और करेंसी को डिवैल्यू करने की वजह से ही पूरा जो मईशत का नज़्म नस्क है वो इन्होंने तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। तो ये सूरत हाल है। इस सूरत हाल में आप ये समझते हैं कि ताजर बरादरी का और हुकूमत का जो है उनके अंदर बड़ा रोमांस कोई हो रहा है या कोई जफ्फी डाल रही है, तो मेरा ख्याल है ये आपकी सोच गलत है। दोनों जो ये सेक्टर्स हैं यानी गवर्नमेंट सेक्टर और ताजरों का सेक्टर और ट्रेड और बिजनेस, ये अपोजिट साइड पर दोनों खड़े हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। मैं आपकी दो तीन चीजें, आपने खुद भी ये कहा कि बड़ी तेजी से बिजनेस सुकड़ गया, तो जाहिर है कि बिजनेस सुकड़ेगा, दुकानें बंद होंगी, एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। 10 लाख तो लोगों के बेरोजगार होने का अभी से खदशा जाहिर कर दिया है, फिर कह रहे हैं 30 लाख तक जाएगा। सर बजट आने वाला है, ये बताएं बजट से आप लोगों को क्या उम्मीदें हैं? मुझे तो जी बजट से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क का तो बजट बन ही नहीं सकता। हमारे मुल्क का बजट इसलिए नहीं बन सकता कि देखिए आप 4,500 अरब रुपया या 4,000 अरब रुपए का आप कहते हैं रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। अभी ये जो कोरोना वायरस को लेकर जो पूरी दुनिया की जो मईशत है वो जो है तबाह और बर्बाद हो गई है, तो उसके लामहला असरात हम पे भी आए हैं और गवर्नमेंट बता रही है, प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान बता रहा है कि हमारा तकरीबन 21 से 30% हमारा रेवेन्यू जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये मुल्क कैसे चल सकता है कि जब आपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स करने हैं, जब आपने डेट सर्विसिंग करनी है और आपने करंट एक्सपेंडिचर्स करने हैं, तो आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो तो सारे का सारा खत्म हो जाना है आपके पास, बल्कि आप उससे कम पे होंगे, माइनस में तभी आप चले जाएंगे। आपका फिस्कल डेफिसिट जो है वो कमो बेश इस वक्त जो है वो 8-9% की शरह तक जाने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 8-9% तक चला जाएगा। फिर उसका नतीजा ये निकलेगा आपको और कर्जे लेने पड़ेंगे। अब ये नजर आ रहा है, बल्कि बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि ये जो कह रहे हैं कि तारीख का सबसे बड़ा जो कर्जा है ये हुकूमत लेने जा रही है, क्योंकि हुकूमत के पास डेवलपमेंट करने के लिए पैसे ही नहीं है। जब आपके पास डेवलपमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं होगा तो आप अवाम में क्या पैसा लेके जाएंगे, अवाम में आप किस तरह पैसा सर्कुलेट करवाएंगे। आप तो 2-3 मेजर हेड्स जो हैं उनमें पैसा दे के आप तो फारिग हो जाते हैं। और फिर साथ ही साथ एक और बड़ा मसला जो है वो वफाकी हुकूमत को दरपेश है, वो NFC अवार्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन है फंड्स की, वो भी जो है वो 18th अमेंडमेंट को बुनियाद बनाकर ये कह रहे हैं कि सूबे बहुत ज़्यादा पैसा ले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये 18th अमेंडमेंट को छेड़े बगैर, क्योंकि ये छेड़ सकते नहीं, क्योंकि इनके पास जो है वो नंबर्स पूरे नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, लिहाजा उसमें ये 2/3 मेजॉरिटी ना ये सेनेट में रखते हैं ना कौमी असम्बली में, तो लिहाजा 18th अमेंडमेंट को तो नहीं छेड़ सकते। अलबत्ता ये मुश्तरका मफादात की कौंसिल या NFC अवार्ड का इजलास बुलाकर ये उसके अंदर जो NFC को रिव्यू कर सकते हैं, तो उससे वफाक जो है वो सूबों के फंड्स जो है उनको स्क्वीज करके और वफाक अपने लिए फंड्स के लिए स्पेस पैदा कर सकता है। अच्छा तो तभी नईम जाकर ये साहब, सारा काम एक होगा। बात बताएं, ठीक, अगर वफाक अपने लिए भी स्पेस पैदा करता है, सूबों के फंड्स को कम कर दिया जाता है, वो सुकड़ जाते हैं, तो जो तरक्याती अहदाफ हैं हमारे, जो पहले ही बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं, शरह जो है गुर्बत की वो 24.3 से बढ़ के 33.5 पर आ गई है। और फिर मैं अगर टैक्स वसूलियाँ मई की बात करूँ तो 30.8% कमी हो गई है। तो इसका मतलब है कि अभी तो फिर आगे भी टैक्स वसूलियाँ और कम होनी है। ज़ाहिर है कोरोना की वबा ने तो वैसे ही पूरी दुनिया हिला कर रख दी है। जी जाहिर है, जब मईशत फैलती है तो टैक्स जो है वो इकट्ठा होता है ना, जब मईशत सुकड़ रही होती है तो टैक्स भी सुकड़ जाता है। ये तो एक लाजिम व मलजूम चीज़ें हैं सारी। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि अगर आप सूबों के फंड जो हैं वो स्क्वीज करेंगे भी, जो कि ज़ाहिर है सूबे जो है इस पर एहतजाज करेंगे और सूबे तो नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन साथ ही साथ जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, एजुकेशन पर खर्चा करना, ये तो सूबों की आपने जिम्मेदारी डाली हुई है। तो क्या फिर अगर सूबों से आप पैसा जो है वो लेंगे और वफाक वो पैसा जो है क्या फिर आइंदा आने वाले दिनों में हेल्थ पे लगाएगा? क्योंकि कोरोना वायरस को लेकर आपको पता है कि आने वाले साल में आपको कम से कम हेल्थ का बजट जो है दुगना तिगना तो बल्कि 4 गुना तो करना पड़ेगा। तो अब जो दुगना तिगना या 4 गुना आपको बजट करना पड़ेगा हेल्थ बजट, तो उस हवाले से आपने क्या मनसूबा बंदी की है? इसका जो है जी वो कोई बंदा जो है वो इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। और साथ ही साथ एक और मसला भी हमें सोचना चाहिए, जो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हुई है। देखिए अभी आपकी फसलों पर ना टिड्डी दल ने हमला किया हुआ है, और ये टिड्डी दल का जो हमला है ना आज तो आपको महसूस नहीं हो रहा इसके असरात, लेकिन आने वाले दिनों में बड़ा लेकिन खतरनाक आने हो वाले जाएगा दिनों सर, में जब फसलें आपको तबाह हो ग़िज़ाई रही हैं। किल्लत का सामना करना पड़ेगा और आपको जो वो ज़रूरी अजनास जो जिसमें आप खुद कफील हैं, आप खुद प्रोड्यूस करते हैं, वो आपको जब बाहर से मंगवानी पड़ेंगी,
तो अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत को पूरी करने के लिए, तो आपका इम्पोर्ट बिल जो है वो तो और बढ़ जाएगा। तो आपको तो और आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट के मसाइल पैदा हो सकते हैं। अगरचा पेट्रोल सस्ता हो गया है, खुर्दनी ऑयल सस्ता हुआ है और आपकी जो इम्पोर्ट्स हैं, दीगर इम्पोर्ट्स हैं वो कम हुई हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपकी एक्सपोर्ट्स तो नहीं बढ़ी ना। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी हैं, तो आप मुझे बताएँ एक्सपोर्ट्स बढ़ कैसे सकती हैं? पूरी दुनिया तो अभी तक बंद पड़ी हुई है। आपने जिस दुनिया को जाके अपना माल फ़रोख्त करना है, वो तो अभी अभी दुनिया चली ही नहीं है पूरी तरह। तो इस दुनिया को चलते-चलते भी कमोबेश साल, सवा साल, डेढ़ साल लगेगा। तो साल, सवा साल, डेढ़ साल में अगर आप ये कहें कि जी कोई बहुत बड़ा आप एक्सपोर्ट के अंदर धमाका कर लेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई होगा। 19-20 का कोई फ़र्क हो आप सकता है ठीक अगर कह हम रहे हैं। अच्छा, अब मैं नईम साहब, आपने अगर जिक्र चले कर ही दिया है बहुत सारी मामलात का, उसमें एक आम बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इस बार तो 35 से 40% हम उसकी एक्सपोर्ट भी कम देख रहे हैं, जो हालात हैं। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आप अपनी एक्सपोर्ट जो है, उनके साबका अहदाफ ही पूरे कर लें, जो पिछले साल आपने की थी, तो ये भी बहुत बड़ा कारनामा होगा। वो तो मैं वही कह रहा हूँ, आप एक्सपोर्ट में भी ग्रोथ नहीं आपको मिलेगी। आपको अगर कोई कोई होप है, कोई थोड़ी बहुत अगर मुझे कोई होप है, तो वो मुझे तो यही होप नज़र आ रही है कि जो तामीराती शोबे के अंदर जो इन्होंने कोई पैकेज दिया है कि हम पूछेंगे नहीं, पहले कहते थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, अब कहते हैं हम पूछेंगे नहीं। बहरहाल ये एक मुस्बत यू टर्न लिया इन्होंने। तो अगर ये तामीराती शोबे के अंदर आपकी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की आ जाती है, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी हालात बैरूनी दुनिया में मुश्किल हुए हुए हैं। तो अगर वो अपना सरमाया समेट कर पाकिस्तान में आकर लगाते हैं यहाँ पर पैसा, तो उसके नतीजे में कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होने के चांस है, लेकिन वो भी मैं बहुत इसलिए कम हद तक मायूस है। हो अच्छा जाता नईम हूँ। साहब, एक सवाल है जो आम आदमी का भी है और जाहिर है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से भी उस पर बार बार उंगली उठाई जाती है। ताजिर हजरात जो हैं वो गैर ज़रूरी तौर पर महंगाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट लिस्ट होती है वो कम होती है, चीज़ें महंगी बेची जा रही हैं, वो खुद साख्ता तौर पर महंगाई है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? ये इल्ज़ाम आयद हो रहा है ताजिरों पर भी। देखिए जी, बात ये है कि ये तो हुकूमत जो है ना अपनी नाकामियों और नालायकियों का मलबा हर दौर में वो ताजरों पर डाल देती है, और ख़ास तौर पे जो अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हैं ना, हम्म। जिनमें आपका खाने पीने की अशियाएँ और दीगर अशिया जिनके जो सरकारी नरखनामे हैं वो डिप्टी कमिश्नर जारी करते हैं, वो सारे के सारे नरखनामे जो होते हैं ना जी, वो फ्रॉड होता है। वो सारे के सारे नरखनामे 2 नंबर होते हैं। वो ज़मीनी हक़ाइक़ से और ज़मीनी और वो जो एक्चुअल जो हमारी प्राइसेस होती हैं उनको मद्देनज़र रखे बगैर जारी कर दिए जाते हैं, और फिर ताजिरों के जो है ना वो जुर्माने करने के लिए और ताजिरों से रिश्वत खाने के लिए और करप्शन का बाजार गर्म करने के लिए जो डिप्टी कमिश्नर होता है ना ज़िले का, उसकी टीमें फिर निकलती हैं अपना बाजारों में, और फिर वो मंथलियाँ और वो दिहाड़ियाँ लगाते हैं और मंथलियाँ इकट्ठी करते हैं। तो ये तो सारे का सारा निज़ाम ही फेक, झूठ, फ्रॉड और मुनाफ़कत पर मबनी है। तो लिहाजा इस चीज़ पर तो अवाम को जो है फिर मीडिया पर जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आपका ट्रायल ताजिरों का आप शुरू कर देते हैं, क्योंकि ताजिर जो हैं ये बड़ा आसान प्रे होते हैं, आसान शिकार होते हैं, तो इनको कर लिया जाता है। तो हुकूमत भी कहती है चलो हमने नंबर बनाने हैं, नंबर स्कोर करने हैं। मीडिया पर 1-2 वज़ीर हैं, उनको आने का शौक होता है, 4 कैमरे लेके इधर जाते हैं, 5 कैमरे लेके उधर जाते हैं, तो अपनी फुर्तियाँ दिखा के वो जो है ना वो बताने की कोशिश करते हैं, वो बहुत काम कर रहे हैं और हर दौर में ये करते हैं, ऐसे ही है, हर दौर में। लेकिन प्राइस कंट्रोल मैकेनिज़्म जो है उसको हमारे साथ बैठकर नहीं बनाते ये, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने वहां से पैसा बनाना है, क्योंकि इन्होंने वहां से दिहाड़ियां लगानी है, वहां से इन्होंने मंथली लेनी है। तो लिहाजा वो तो ये एक पूरा एक करप्शन का निज़ाम है, तो इस पर तो आप पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं। लिहाजा इस पर ताजर जो है उन्हें मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराना। नंबर 2, आप मुझे एक बात बताएं कि अशियाए ज़रूरिया जो हैं उनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए ख़ास तौर पर रमज़ान में भी यूटिलिटी स्टोर्स पर उन अशियाए ज़रूरिया को मुहैया किया गया कि अगर ताजर जो है वो महंगी चीज़ें बेचेंगे तो यूटिलिटी स्टोर्स पर वो चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिल जाएंगी। अब यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन जो है वो तो उसकी मैनेजमेंट और वो इदारा जो है वो सरकार का इदारा है। अब तमाम की तमाम वो चीज़ें जो यूटिलिटी स्टोर्स पर आम आवाम को सस्ते दामों मिलनी थी, वो सारी की सारी यूटिलिटी स्टोर से गायब हो गई पूरा रमजान, वो मिली ही नहीं वहां पे। और वो यूटिलिटी स्टोर्स का जो अमला है वो चीजें उठाकर जो है वो मार्केट में महंगी बेचता रहा। बाद में लोगों ने रिपोर्ट भी किया, मीडिया ने रिपोर्ट किया और पता लगा जी वहां पर भी करप्शन हो गई, और 50 अरब रुपए का इन्होंने पैकेज जो है सब्सिडी जो है ना इन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स को दी, और वो पैसा जो है वो सारे का सारा जो है वो करप्शन की नजर हो गया। आवाम को बेचारी को उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। अब मसला क्या है? मसला यह है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आपको डिमांड एंड सप्लाई के फॉर्मूले पर चलना पड़ेगा, और इसको आपको डिमांड एंड सप्लाई को
बरकरार रखने के लिए इस फार्मूले को आपको हर वक्त मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और आपको काम करना पड़ेगा, आपको एक्यूरेट डाटा लेना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा किस चीज की कौन सी जगह पर कितनी डिमांड है, कितनी आबादी है। आपको काम करना पड़ेगा आपकी ब्यूरोक्रेसी को। ब्यूरोक्रेसी काम तो करना ही नहीं चाहती, ब्यूरोक्रेसी तो माल बनाना चाहती है। तो लेकिन लिहाजा जो ब्यूरोक्रेसी चाह रही है वो हो रहा है, माल बन रहा है, काम कोई नहीं हो रहा। नहीं और साहब, लेकिन हुकूमतें उसके आपकी बात दुरुस्त होगी किसी हद तक, लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी एक हकीकत है। फिर जो सूबाई स्मगलिंग हो रही है गंदम की, वो भी एक हकीकत है। वो भी ज़ाहिर है तो ताजिर ही कर रहे हैं ना। यार देखिए, मुझे एक बात बताएं, जखीरा अंदोजी जो है ना जी, इन्होंने इतना सख्त तरीन जखीरा अंदोजी का एक ऑर्डिनेंस जारी किया हुआ है अभी, और पूरे रमजान में वो ऑर्डिनेंस जो है वो काबिल अमल रहा है। और क्या आज आपको पता है कि वो चीनी जो 53 रुपए में मिलती थी, आज वो चीनी 82 रुपए में बिल्कुल मिल रही ठीक है। है। मैं नईम साहब क्या माज़रत, आपको वक्त की पता थोड़ी है? कमी है। तो क्या मैं आपको इंशाल्लाह पता है? अगले प्रोग्राम में इस पर आपसे लाजमी बात करूंगा। बहुत शुक्रिया। नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद। बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने बात की। जुमे के रोज़ फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।